नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखिए की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पुरुष कुंडली भाग 7 को। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसी भी पुरुष की कुंडली में उसकी जो पत्नी है, पत्नी कैसी होगी, उसके जो गुण हैं, जो दोष हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद रोचक और महत्वपूर्ण विषय को। प्रत्येक जो जीवधारी है और मानव है, उसके जीवन में विवाह की स्थिति है या नहीं, यह तो हम जान चुके हैं पहले सूत्रों के माध्यम से, योग के माध्यम से कि योग बनता है अथवा नहीं बनता, योग कितना बलवान है कितना कमजोर है, यह भी जानने का हमको प्रयास करना चाहिए। आज हम जानने वाले हैं कि यदि किसी के विवाह योग है, विवाह होना है, निश्चित है, उस व्यक्ति के जो जीवन साथी है वह जीवन साथी कैसा होगा। प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ विवाह में ही रुचि नहीं होती, विवाह के उपरांत उसको अपने जीवन साथी के गुण दोष में भी रुचि होती है। यदि किसी का जीवन साथी उसके मन का हो, अर्थात गुणों में दोनों मिलते जुलते हों, दोनों के जो विचार हैं मिलते जुलते हों, तो वहां पर वह विवाह जो होगा बहुत ही उत्तम हो जाता है। लेकिन यदि दोनों में वैचारिक मतभेद हो, दोनों के जो विचार हैं, जो गुण हैं विपरीत हो, विपरीत कार्यशैली हो दोनों की, तो वहां पर जो विवाह है वह ज्यादा दिन नहीं रुक पाता, या उसमें कोई ना कोई परेशानी, अगर विवाह रुकेगा तो वह व्यक्ति जो जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और उनके जीवन में एक यह जो कष्ट है वह हमेशा उनको सताता रहेगा। देखिए, आज कल जो भी लोग कुंडली का विश्लेषण कराते हैं वह ये अवश्य पूछते हैं कि कैसी, अगर किसी के माता पिता कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो वह पूछेंगे कि उनकी पुत्र की जो पत्नी होगी वह कैसी होगी, या स्वयं जातक अगर विश्लेषण कराएगा तो भी वह पूछेगा कि उसकी जो पत्नी होगी उसकी आदत कैसी होगी, उससे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज हम कुछ विशेष सूत्रों के माध्यम से यह जानेंगे, वह सूत्र जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यहाँ पर दिए हैं, उन्हीं सूत्रों को हम उपयोग में लाकर ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की स्त्री किस प्रकार की हो सकती है, क्या वह उसके साथ चलने वाली होगी या उसका विरोध करने वाली होगी। बहुत सारे परिवार आपने देखे होंगे कि जो विवाह के बाद तरक्की करते हैं, तरक्की का अर्थ हो गया कि वहां पर जो उनकी जो पत्नी है वे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उनका सपोर्ट करती है। और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की करता लेकिन बाद में वह तरक्की नहीं कर पाता, तो उसका कारण यह होता है कि जो उसका जीवन साथी है उसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई ना कोई अवरोध अवश्य होता है। तो आज हम इन सभी बातों को समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और रोचक विषय को। देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं ये एक प्रारूप है जन्म कुंडली का, जहां पर हमने मेष काल पुरुष के अनुसार मेष लग्न की कुंडली ली है। दूसरा बिल्कुल खाली है, यहाँ पर हम आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए बताते रहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहले नियम की अगर हम बात करें तो जब जो शुक्र है, जो पुरुष की कुंडली में विवाह के कारक माने जाते हैं, वह शुक्र देव जब चर राशि में हो और बृहस्पति सप्तम भाव में हो, शुक्र चर राशि में हो, बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान हो और लग्नेश बलवान हो। ध्यान से सुनिए, बृहस्पति सप्तमस्थ हो, जैसे कि यहां पर हम लिख देते हैं गुरु, गुरु सप्तमस्थ हो और शुक्र चर राशि में हो। चर राशि में आपको कल बता चुका हूं
तो जो शुक्र चर राशि में हो, चर राशि मेष, ये जितनी है दिख रही हैं अंदर अंदर, ये चर राशि हैं, 1 4 7 10, ये चर राशियां हैं। और यहाँ पर ये जो 2 5 8 और जो 11 है ये स्थिर राशि है। वहीं पर 3 3 6 9 12 ये द्विस्वभाव राशियां होती हैं। तो यहाँ पर शुक्र चर राशि में हो, गुरु सप्तमस्थ हो, सप्तम भाव में विराजमान हो। सप्तमस्थ का अर्थ है कि सप्तम भाव में बैठे हो, भाव किसी का भी हो, बैठे सप्तम भाव में हो, यहाँ पर ये इसका अभिप्राय है। और जो लग्नेश है वह बलवान हो। अब लग्नेश का बलवान या तो लग्नेश उच्च स्थिति में हो, या तो लग्नेश उच्च स्थिति में हो, मित्र क्षेत्री हो, केंद्र जो त्रिकोण में बैठे हो, तो वह स्थिति जो होती है शुभ होती है। और फिर आपको देखना होगा षडबल। षडबल में आप ये देख सकते हो कि आजकल बहुत सारी कुंडली एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप आसानी से देख सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के कि षडबल में सबसे नंबर 1 किसको मिला हुआ है। तो जो नंबर 1 पर है, नंबर 2, आप वहां देखते चलोगे तो लग्नेश बलवान होने आवश्यक हैं। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी, जब लग्नेश बलवान हो, गुरु सप्तमस्थ हो, शुक्र चर राशि में हो, तब वहां पर उस जातक को जो पत्नी प्राप्त होती है वह बहुत ही ज्यादा पतिव्रता होती है, बहुत ज्यादा सुंदर होती है, और उस व्यक्ति को अत्यधिक प्रेम करने वाली होती है। अर्थात ऐसी पत्नी अगर जीवन में आती है तो वह खुशहाली लेकर आती है, उस व्यक्ति की जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण करने वाली वह पत्नी होती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। एक बहुत अच्छी स्थिति एक पति की कुंडली में यह भी होती है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि जो सप्तमेश हैं, कुंडली के जो सप्तमेश हैं, इसके लिए मैं आपको एक कुंडली और बना लेता हूं साथ के साथ, जो कि हम कर्क लग्न की कुंडली बना लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब देखिए यहां पर ये दोनों ही D1 चार्ट हैं, D9 चार्ट नहीं है। जब होगा मैं लिख दूंगा ऊपर। अब देखिए सप्तमस्त जो हो, नियम क्या है, सप्तमस्त जो है वह गुरु के साथ विराजमान हो, गुरु से दृष्ट हो। बृहस्पति से जो सप्तमेश हैं, जो सप्तम के स्वामी हैं, वह बृहस्पति से दृष्ट होने चाहिए, या बृहस्पति के साथ बैठे हो, या फिर शुक्र बृहस्पति के साथ हो, या फिर शुक्र पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो। तो देखिए यहां पर हमको किसको फोकस करना है कि या तो यहां पर गुरु और शुक्र साथ में बैठे हो, या यहां पर गुरु और सप्तमेश। अब सप्तमेश यहां पर तो शुक्र ही है, इसलिए आप को शुक्र और जो सप्तमस्त का नियम है वह समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहां पर एक कर्क लग्न की कुंडली पर आपको और समझा देता हूं कि गुरु और सप्तमेश, अब यहां शनि हो जाते हैं, दोनों साथ बैठे हो, या जो सप्तम भाव के स्वामी हैं उनको गुरु देखते हो, या फिर शनि यहां पर विराजमान हो जाए, या फिर जो गुरु हैं वह उनको देखते हो, उनके साथ बैठे हो, कोई भी स्थिति हो, 1 2 3 4 5, यहां पर शनि हो तो अब भी यही स्थिति होगी, गुरु देखेंगे। या हम गुरु को यहां से हटाकर यहां बैठा दें, और जो यहां पर सप्तम के स्वामी है वह यहां पर हो जाए, तो भी यह स्थिति हो गई। तो इन स्थितियों में सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी आप 6 8 12 का नियम ध्यान रखोगे। तो यहां पर ऐसी स्थिति बने, या फिर जो शुक्र है, या फिर जो शुक्र है उनको वह गुरु के साथ, इनके स्थान पर, जो सप्तमेश के स्थान पर अगर शुक्र की स्थिति भी बने गुरु के साथ इस प्रकार की, तो भी उस व्यक्ति को जो पत्नी प्राप्त होती है वह पत्नी खुद में बहुत ही अच्छी गुण से संपन्न होगी, बहुत अच्छी गुणवान होगी। लेकिन अगर उसका पति दुखी होगा तो वह भी उसके दुख के अनुसार चलेगी, वह भी दुखी होगी, उसको भी कष्ट होगा। अर्थात वह उसके दुख और सुख में हमेशा साथ देने वाली होगी। तो यहाँ ये दूसरा नियम है, बहुत ही उन सभी के लिए बहुत अच्छा है कि जो कहीं ना कहीं
जो चाहते हैं कि उनके अनुसार जो उनके साथ देने वाली पत्नी हो, तो ये उसी प्रकार की पत्नी होती है। चलिए आगे समझते हैं नियम नंबर 3 को। यह नियम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये नियम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सूत्र है। देखिए, और प्रमाणिक सूत्र है ये ध्यान रखिए, प्रमाणिक सूत्र हैं जो मैं आपको बताए हैं अब तक, ये सभी प्रमाणित हैं पूरी तरीके से। कई कुंडलियों में इनका जो विश्लेषण किया गया है, तो यह 100% सटीक रहे हैं, इसलिए आप भी अपनी कुंडली में इनको अवश्य लगाकर देखें। देखिए, जब भी पहली बात, बृहस्पति अगर सप्तमेश हो, बृहस्पति अगर कौन हो, यदि सप्तमेश हो बृहस्पति, तो सप्तमेश बृहस्पति 2 स्थितियों में बनेंगे, या तो कन्या लग्न की कुंडली में बनेंगे या फिर मिथुन लग्न की कुंडली में बनेंगे। दोनों के स्वामी बुध होंगे। आपको ध्यान में रखना है कि बुध लग्नेश हो, बुध लग्नेश हो तो बृहस्पति स्वयं क्या हो जाएंगे, सप्तमेश हो जाएंगे। और दूसरी बात कि जो सप्तमेश हो और उन पर शुक्र और बुध की दृष्टि हो, सप्तमेश हो कहीं भी बैठे हैं, शुक्र और बुध की उन पर दृष्टि होनी चाहिए। जैसे कि हम मानकर चलिए कि जो बृहस्पति हैं उनको अगर हम यहां पर विराजमान कर देते हैं, यहां शुक्र और बुध विराजमान हो, शुक्र और बुध विराजमान हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, शुक्र और बुध विराजमान हो, तो इस स्थिति में बृहस्पति पर जो कि सप्तमेश है, शुक्र और बुध की दृष्टि होगी। या फिर एक स्थिति ये हो कि जो बृहस्पति हैं वह सप्तम में हो, लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि उन पर नहीं होनी चाहिए, पाप ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। या फिर किसी कोई खराब जो योग बनता हो उससे यह वर्जित हो, कोई खराब योग भी नहीं बनना चाहिए। गुरु जो सप्तम में बैठे हो, कोई पाप ग्रह की दृष्टि न हो, कोई खराब योग नहीं बनना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी, बहुत ही ज्यादा पतिव्रता उसकी पत्नी होती है, बहुत सुंदर होती है, उस व्यक्ति को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होती है, तो हमेशा उसका साथ देने वाली होती है, तो यह स्थिति अच्छी होती है। फिर से सुनिए नियम को, गुरु सप्तमेश हो, बुध और शुक्र उनको देखते हो, पहली बात, गुरु सप्तमेश हो और बुध और शुक्र उनको देखते हो, तो वहां पर यह होगा कि उसकी जो पत्नी होगी बहुत सुंदर होगी, गंभीर होगी, बहुत ही अच्छे विचारों वाली होगी, उसको हमेशा प्रभावित करने वाली होगी, गुणों से प्रभावित करने वाली होगी, रूप से प्रभावित करने वाली होगी। तो यहां पर यह बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। और अगर गुरु सप्तमेश भी नहीं है, सप्तम में स्थित हैं, लेकिन किसी पाप ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर नहीं जाती है, कोई अशुभ योग नहीं बनता है, तो उस स्थिति में भी वहां पर ये लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सर्वाधिक जो मिलेंगे वह गुरु सप्तमेश होने चाहिए, अर्थात जो मिथुन लग्न की कुंडली और कन्या लग्न की कुंडली में गुरु को शुक्र और बुध देखें, पाप ग्रह नहीं देखें, ये बहुत ही शुभ स्थिति, बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। आगे एक और नियम बताता हूं आपको। एक नियम यह है कि जो सप्तमेश हैं वो केंद्र में बैठे हों। सप्तमेश कहां पर बैठे हों, जैसे कि इस कुंडली में सप्तमेश कौन है, शुक्र हैं, सप्तमेश शुक्र हैं, वो केंद्र में बैठ गए, मानकर चलिए वह यहां पर बैठ गए, सप्तमेश शुक्र केंद्र में विराजमान हो, साथ ही उसके साथ कोई शुभ ग्रह भी अगर विराजमान है, केंद्र में विराजमान है, या कोई उनके साथ में शुभ ग्रह भी विराजमान है, जैसे कि यहां पर हम कर देते हैं चंद्रमा को, जैसे चंद्रमा यहां पर विराजमान हो गए, या फिर वह जो केंद्र ये स्थिति हो, या तो ये स्थिति हो, या फिर वह कहां पर हो, अपने केंद्रवर्ती नवमांश में हो। तो जैसे मानकर चलिए जो सप्तमेश शुक्र हैं वह आकर यहां पर बैठ जाते हैं, जैसे यहां पर आकर विराजमान हो जाते हैं, तो ये यहां पर उच्च नवमांश में आ जाते हैं, अपना जो उच्च का नवमांश है वहां पर बैठ जाते हैं।
केंद्र में बैठ जाते हैं तो बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाएगी शुक्र की। तो इस तरह की जब भी स्थिति है कि सप्तमेश जो केंद्र में आ जाए, केंद्र में बैठे हों, शुभ स्थिति में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, और साथ ही साथ जो D9 चार्ट है अथवा में भी चलेगा, D9 अगर दोनों में स्थिति ऐसी है तो बहुत ही ज्यादा शुभ है, और अगर एक में थोड़ी कम अच्छी है, दूसरे में नवमांश में अच्छी है तो भी सही है। तो जो शुक्र है वह कहाँ पर आ जाए, वह अपने केंद्र में बैठकर, जो नवमांश में केंद्रवर्ती नवमांश हो वहां पर बैठे हो, और अपने जो मित्र की राशि में हो, शुभ राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति की जो स्त्री होती है बहुत ही ज्यादा पतिव्रता होती है, अपने पति के अतिरिक्त वह किसी और को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो कहीं ना कहीं वह अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित मानी जाती है। चलिए आगे और देखते हैं, एक नियम और देख लेते हैं। यह नियम मैं खुद उस जातक के लिए भी बताऊंगा, उसकी पत्नी के लिए भी बताऊंगा, जिसकी हम कुंडली का विवेचन करेंगे। उसमें आपको देखना है कि जो सप्तमेश है, जो सप्तमेश है वह शुभ ग्रह के साथ विराजमान हो या उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो उस जातक की जो आदत होगी बहुत ही विनम्र होगी, बहुत ही विनीत स्वभाव का वह व्यक्ति होता है, धनी होता है, अधिकारी होता है, और कोई ना कोई उसको राजकीय पद प्राप्त होगा, अथवा कोई भी नौकरी करेगा तो बहुत अच्छी उसकी स्थिति रहेगी। तो ये स्थिति, और साथ ही साथ उसकी जो पत्नी होगी वह भी उसको प्रेम करने वाली होगी, उसको सभी प्रकार के सुख देने वाली उसकी स्त्री होती है। तो देखिए कैसे, जैसे कि जो सप्तमेश है, अगर जो सप्तमेश है वह किसके साथ में हो, यहाँ पर शुक्र सप्तमेश हो जाते हैं, मानकर चलिए शुक्र विराजमान हो जाते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी विराजमान हो जाए, शुभ स्थान पर विराजमान होने चाहिए, जैसे कि यहीं पर विराजमान हो जाते हैं शुक्र, साथ में इनके हो जाते हैं चंद्रमा, ये शुभ ग्रह ही है, जो पूर्ण चंद्रमा विराजमान हो जाते हैं, क्षीण नहीं पूर्ण, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा बहुत ही विनीत विनम्र स्वभाव का होगा, तो ये हमको देख लेना चाहिए। चलिए आगे और देख लेते हैं। अब मैं आपको मिले जुले फलों वाली स्थिति बताने जा रहा हूं। यदि जो सप्तम स्थान है उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, अगर सप्तम स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, 1 2 3 4 5, ये पूर्ण दृष्टि हो गई, यहां बैठे बृहस्पति पूर्ण दृष्टि डालेंगे, यहां बैठे बृहस्पति सप्तम पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, और यहां बैठे बृहस्पति सप्तम पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब भी, और यहां बैठे सप्तम से 7वां भाव पड़ेगा, यहां से 5वां भाव, यहां से 9वां भाव, तो ये पूरी दृष्टि इस स्थिति में होती है। यदि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो सप्तम पर, तो उस व्यक्ति की जो स्त्री होती है बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की होगी, बहुत ही अच्छे विचारों वाली होगी, सुंदर होगी, सुचरित्रवान होगी, अच्छा चरित्र उसका होगा ये। लेकिन साथ ही साथ अगर यहां पर कोई पाप ग्रह भी दृष्टि डाले, मानकर चलिए शनि यहां पर विराजमान है, तो 1 2 3, तो शनि की दृष्टि यहां गई, यहां शनि की दृष्टि गई सप्तम पर, और फिर दूसरा देखना होगा हमको कि और भी अगर जितने पाप ग्रह बढ़ते जाएंगे उतना शुभ प्रभाव कम और बुरा प्रभाव अधिक होता चला जाएगा, तो वह कहीं ना कहीं झगड़ालू प्रवृत्ति की जो पत्नी होगी, पति को हक के और उसके विचार बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर गुरु का प्रभाव है तो गुरु उसको अच्छे स्वभाव की भी बनाएंगे, लेकिन शनि वहां पर कहीं ना कहीं दोष भी देंगे। तो यहाँ पर जब भी ऐसी स्थिति बने कि पाप ग्रहों की दृष्टि भी है, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है, तो एक एस्ट्रोलॉजर का ये सबसे पहला जो सोचने का नियम है कि वहां पर वो बृहस्पति की दृष्टि देखें, उसका बल देखें, बृहस्पति का बल देखें, उसकी दृष्टि का जो बल है उसको देखें, पाप ग्रहों का बल देखें, नैसर्गिक बल भी देखिए, और जो सडबल में है वह स्थिति भी देखिए। तो यहां पर ऊपर से जो सप्तम भाव में और पाप ग्रह देख रहे हैं उनका बल देखिए, सभी के बल को आप ये देखिए कि सब मिलकर कितना कितना प्रभाव जो गलत है, अशुभ प्रभाव है, दे सकते हैं, और जो शुभ है उसका प्रभाव कितना है। तो जब आप इस स्थिति से बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तब आप
उसका जो फल है वह बताएं। कितना मिश्रित फल है, किस में अधिकता है, शुभ गुणों की अधिकता है या अशुभ गुणों की अधिकता देखने को मिलेगी। अशुभ गुण का अर्थ हो गया जिस जातक की हम कुंडली देख रहे हैं, जिस जातक की कुंडली का विवेचन कर रहे हैं, उसके प्रति उसका व्यवहार कैसा है, यही अशुभता है। उसके योग कोई ऐसे तो नहीं जो उसके जीवन पर हानिकारक हो, तो यह देखना बेहद आवश्यक होता है। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे और फिर एक सूत्र को लेकर आता हूं, एक विशेष नियम जो कि जातक के अनुसार होना है, कि जातक किसके अनुसार चलेगा। यहां पर देखिए कि जब लग्नाधिपति जो लग्न के स्वामी हैं अर्थात लग्नेश हैं, जब लग्नेश सप्तम में, या तो सप्तम में बैठ जाएं, जैसे कि यहां पर मंगल यहां पर चले गए, सप्तम में बैठ गए, सप्तम में हो, या फिर सप्तमाधिपति जो सप्तमेश है जैसे शुक्र है, या अथवा में ये स्थिति है, एक साथ नहीं है, ध्यान से। एक नियम ये हो गया, एक नियम, ये नियम एक हो गया, ठीक है। और एक नियम ये हो गया कि जो सप्तमाधिपति हैं, जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, वह कहां पर बैठ जाएं, वह पंचम में बैठ जाएं। दोनों नियम देख लीजिए, अलग अलग हैं नियम, ये दोनों अलग अलग हैं। पहला नियम ये कि जो लग्नेश है वह सप्तम में बैठे, या फिर जो सप्तमेश हैं वह कहां पर बैठ जाएं, सप्तमेश बैठ जाएं पंचम भाव में जाकर। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसा जो व्यक्ति होगा वह अपनी नहीं चला पाएगा, उसके ऊपर उसकी पत्नी की चलती है, अर्थात वह अपनी पत्नी का आज्ञाकारी पति होता है, पत्नी की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। विशेष रूप से फिर से सुनिए, सप्तमेश अगर पंचम में चले जाएं तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी के अनुसार चलने वाला होगा, या फिर लग्नेश सप्तम में आकर बैठ जाएं तब भी वह व्यक्ति अपनी पत्नी के अनुसार चलने वाला होता है। यहां पर आप इस नियम को नोट कर कर रख लीजिए, बिल्कुल सिद्ध नियम है, ये सटीक है, आप इसको लगा कर देखिए, आपको ये नियम की जो सत्यता है कुंडली में अपने आप दिख जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और नियम के साथ में। देखिए, अगर लग्न में राहु अथवा केतु विराजमान हो, अगर राहु लग्न में है तो सप्तम में केतु आ जाएंगे, अगर सप्तम में राहु है तो लग्न में केतु हो जाएंगे। तो दोनों ही स्थिति में आप सुनिए कि अगर राहु लग्न में हो या केतु लग्न में हो तो वह जो स्त्री होगी वह अपने पति के वशीभूत होती है, जैसा पति कहेगा वैसा वह करेगी। ध्यान से देखिए, अगर राहु, क्योंकि ये दोनों राहु यहां पर हो, अथवा मैं ऐसे कर देता हूं केतु यहां पर हो, तो उसे तो स्वयं नीचे जाएंगे क्योंकि एक दूसरे से सप्तम होते हैं राहु केतु, तब वह उस जातक की जो पत्नी होगी वह अपने पति के अनुसार चलने वाली होगी। लेकिन अगर जो सप्तमेश है वह कहां चले जाएं, अगर सप्तमेश चले जाएं, लग्नेश चले जाएं सप्तम में, या फिर वही कि जो सप्तमेश है वो चले जाए पंचम में, दोनों में से कोई भी स्थिति, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि पति जो होगा पत्नी की सुनेगा, और पत्नी जो होगी पति की सुनेगी। मतलब उसकी आज्ञा का पालन, पत्नी की आज्ञा का पालन पति करेगा और पति की आज्ञा का पालन पत्नी करेगी। अगर यहां दोनों में हम बल देखें कि किसका बल अधिक है, तो बल के आधार पर भी हम ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन ज्यादा आज्ञा का पालन करेगा और कौन कम आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन आज्ञा का पालन करेंगे अवश्य। एक नियम है कि जो सप्तमेश हैं वह शुभ ग्रह के साथ बैठे हों तो भी अच्छी पत्नी मिलती है। अगर सप्तमेश है वह शुभ ग्रह के साथ बैठे हों, जैसे शुक्र यहां पर सप्तमेश हो जाते हैं, और शुक्र मानकर चलिए चंद्रमा के साथ बैठ गए हैं, तो बृहस्पति की उनके ऊपर दृष्टि आ रही है, तो ऐसी स्थिति भी शुभ मानी जाएगी। या फिर जो सप्तमेश हैं वह कुंडली में उच्च स्थान पर जाकर बैठ गए, जैसे कि अगर वह कहां पर बैठ जाते हैं कि उच्च स्थान है, जो उच्च स्थान पर जाकर बैठ जाए, उच्च स्थान पर जाकर बैठ जाएं जो सप्तमेश है। साथ ही साथ सप्तमेश अगर उच्च घर में बैठे हुए हैं, अपने उच्च घर में, लेकिन उच्च घर यहां पर देखोगे मेष लग्न में तो वह त्रिक भाव होगा, लेकिन फिर भी अच्छा फल देंगे।
उच्च घर में बैठे हों, साथ ही साथ जो सप्तमेश हैं वह मित्र के घर में विराजमान हो, जैसे शनि उनका मित्र है, मित्र के, और पंचधा मैत्री में भी आप देख लीजिए कौन मित्र कौन अति मित्र, तो ऐसी स्थिति में बैठे हों, उसके घर में बैठे हों, तो वहां पर भी वह अच्छा फल देंगे। उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी बहुत ही ज्यादा पतिव्रता होती है, बहुत अच्छी स्त्री उस व्यक्ति को मिलती है। और एक जैसे कि जो सप्तमेश है या फिर शुक्र, जहाँ यहाँ तो शुक्र ही सप्तमेश है तो कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं सप्तमेश अलग हो, कोई मेष लग्न की कुंडली नहीं हो, कोई और कुंडली हो, तो वहां पर सप्तमेश और हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी जो सप्तमेश हैं अलग हैं, तो सप्तमेश और शुक्र में हमको देखना होगा। अगर शुक्री सप्तमेश है तो फिर शुक्र को देखिए, तो इन पर अगर बृहस्पति और बुध की दृष्टि हो, कुल मिलाकर सप्तमेश अथवा शुक्र पर बृहस्पति और जो बुध है उसकी दृष्टि पड़ती हो, तो उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी वह पतिव्रता होती है, उस व्यक्ति की पत्नी पतिव्रता होती है। और बृहस्पति के साथ जो बृहस्पति हैं, अगर उनके साथ में जो सप्तमेश है वह कहाँ पर हो जाए, सप्तम भाव में भी विराजमान हो जाए। अगर जैसे कि शुक्र और बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, तब भी उसकी जो पत्नी होगी बहुत गुणवान होती है। अगर सप्तम भाव के जो स्वामी है वह केंद्र में हो जाए और उन पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो या वह शुभ राशि में हो, जैसे कि शुक्र यहाँ पर केंद्र में बैठ गए और वहां पर उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, बृहस्पति देख रहे हैं इस भाव को जहां पर ये बैठे हुए हैं, तो तब भी शुभ स्थिति मानी जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर गुरु बैठ गए तो गुरु उच्च के गुरु हैं और वो कहाँ देख रहे हैं, वो शुक्र को देख रहे हैं। यहाँ पर सप्तमेश है शुक्र, अगर सप्तमेश को देख रहे हो कौन, बृहस्पति की दृष्टि हो तो शुभ दृष्टि है ये। तो ये सभी जो उस जातक की जो पत्नी होगी उसको गुणवान, नीतिवान और बहुत ही अच्छा चरित्र का बनाते हैं। आगे देखते हैं, आगे और देखते हैं नियम। जैसे कि जो शुक्र हैं वह अच्छे या उच्च नवमांश में बैठे हों, शुक्र कुंडली में अच्छे या उच्च नवमांश में बैठे हों, तो जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम कन्या लग्न की कुंडली रखें तो कन्या का नवमांश से शुरू करें, उदय करें, तो यहाँ पर जो सप्तम में उदय होगा वह मीन का होगा, मीन के नवमांश का। और यहाँ पर मानकर चलिए जो सप्तमेश है वह आकर बैठ जाए, उनका यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, तो अपने नवमांश में ये उच्च के हो या फिर ये यहाँ पर आकर यहाँ बैठ जाए सप्तमेश, जो उनका मित्र का घर है। पंचधा मैत्री में भी हम देख लें इस बात को, तो ऐसी स्थिति में या बैठ जाएं तो वहां पर, या फिर जो सप्तमेश है बृहस्पति के साथ हो, किसके साथ में, गुरु के साथ में हो, जो सप्तमेश है गुरु के साथ बृहस्पति के साथ में हो, तो जैसे शुक्र है, शुक्र जो सप्तमेश है ये किसके साथ में हो, जैसे कि ये गुरु के साथ में हो, किसके साथ में, गुरु के साथ में। जहां पे ये नियम देख लीजिए, इसको हटा देता हूं मैं। जो सप्तमेश हैं वह बृहस्पति के साथ हो, अगर जो सप्तमेश हैं वह किसके साथ में हो, वह बृहस्पति के साथ में हो। जैसे कि यहां पर हम देख लेते हैं गुरु और शुक्र, ऐसी स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है बहुत ही अच्छी होती है, उसको प्रेम करने वाली होती है, गुणवान होती है, पतिव्रता होती है। बृहस्पति की दृष्टि भी अगर शुक्र पर जा रही है तब भी यही स्थिति बनती है। अब आगे आते हैं, आगे लेते हैं हम कुंभ लग्न की कुंडली को, विशेष रूप से कुंभ लग्न की कुंडली को। तो मैं यहाँ कुंडली का निर्माण कर लेता हूं, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, कुंभ लग्न की कुंडली यहां पर हमने बना लिया। अब यहां पर जो सूर्य हो जाते हैं वह सप्तमेश हो जाते हैं, ध्यान से सुनिए, जो सप्तमेश हो जाते हैं सूर्य हो जाते हैं। अगर जो सप्तमेश सूर्य हो और उनके साथ अगर कोई शुभ ग्रह हो,
सप्तमेश सूर्य हो, उनके साथ में शुभ ग्रह जैसे बुध विराजमान हो जाए, तो सप्तमेश हो गए सूर्य, और सूर्य के साथ में हो जाए बुध विराजमान, तो मानकर चलिए हम यहाँ पर सूर्य को विराजित कर देते हैं। सूर्य के साथ में शुभ ग्रह ले लेते हैं, ये गुरु ले लेते हैं, चलिए गुरु बृहस्पति को ले लेते हैं। अस्त नहीं होने चाहिए, शुभ ग्रह विराजमान हो जाए, या शुभ ग्रह इनको देखते हो, बृहस्पति देखते हो सूर्य को, तब भी अच्छी बात है। और जो सूर्य है वह अगर नवमांश में अच्छी स्थिति में हो, शुभ स्थिति में, मानकर चलिए जो सूर्य है वह नवमांश में, अब नवमांश, चलिए मैं मेष का नवमांश बना लेता हूँ, इसको D9 कर देता हूँ, ये D9 कर देता हूँ, ये D1 कर देते हैं, D1। जो सूर्य है वह जाकर अपने किसी मित्र के घर में बैठ जाए, शुभ घर में बैठ जाए, तो जैसे कि यहाँ पर यहाँ विराजमान हो जाए, किसके घर में, बृहस्पति के घर में विराजमान हो जाए। अगर ये गुरु के घर में विराजमान हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ये सूर्य, क्या है स्थिति, अगर सूर्य यहाँ पर हो जाए विराजमान, तो ये भी अच्छी स्थिति है, त्रिकोण भाव में विराजमान हो गए, तो ये नवमांश है। तो नवमांश में अगर ऐसे विराजमान हो जाए और वहां पर स्थिति अच्छी है, कहाँ पर, D1 चार्ट में, तो ये सभी बातें जो हैं ये बताती हैं कि वहां पर जो सूर्य है वह कैसा होना, वह सूर्य क्या देगा, एक अच्छा फल देगा, उसकी पत्नी जो होगी आज्ञाकारी होगी और उसकी सेवा करने वाली होगी। तो यहां पर ये आपको सूत्र समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पर हमें बहुत अच्छा अगर इसका फल देखना है, बहुत अच्छा फल देखना है, तो वह स्थिति कौन सी हो सकती है कि जो नवमांश है, नवमांश में जैसे कि मेष लग्न का नवमांश मेष रखा, तो यहाँ पर जो लग्नपति हो गए नवमांश के, वह हो गए किसके मित्र हो गए, वह मित्र होने चाहिए जो लग्नेश है, लग्नेश का मित्र होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना है, मित्र होगा तो और ज्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। चलिए यहाँ पर ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे, जो नवमांश के लग्नपति हैं और जो D1 चार्ट के लग्नपति हैं ये मित्र होने चाहिए, या फिर जो लग्नपति हैं और जो ग्रह है जिसको हम देख रहे हैं, जैसे सूर्य को देख रहे हैं जो सप्तमेश है, वह मित्र होने चाहिए, तो और अच्छा फल आएगा इसका। चलिए आगे और देख लेते हैं। अब हम सप्तमेश चंद्रमा अगर हो तब स्थिति क्या होगी। तो सप्तमेश चंद्रमा कब हो सकते हैं, जब कुंडली कैसी हो, जब हो मकर लग्न की। मकर लग्न की कुंडली हो, और तो शुक्र जो चंद्रमा बनेंगे ये कौन बन जाएंगे, ये सप्तमेश बन जाएंगे। तो चंद्रमा सप्तमेश हो जाते हैं। अगर देखिए अब यहाँ दोनों स्थिति देखिए, अगर ये सप्तमेश चंद्रमा पाप ग्रह के साथ में बैठे हो या इन पर पाप की दृष्टि हो, मानकर चलिए चंद्रमा बैठ गए, यहां पर बैठ गए, यहाँ चंद्रमा बैठ गए, वैसे किन में, लेकिन यहां पर अगर यहां पर विराजमान हो शनि, तो पाप ग्रह की दृष्टि हो गई इन पर, वैसे लगने से लेकिन दृष्टि हो गई चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रह की। और यहां पर बैठ जाए मंगल, तब भी वही स्थिति होगी, चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो गई। या बैठ जाए राहु इनको देखने लगे, या राहु विराजमान हो जाए, तब भी यह स्थिति पीड़ादायक है। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है, या फिर अगर हम नवमांश में जाकर देखें, अगर मैं इसको D9 चार्ट, ये D1 चार्ट है, ये D1 चार्ट बना लूं और इसको D9 चार्ट बना लूं, ठीक है, तब भी अगर जो नवमांश है उसमें भी स्थिति ऐसी ही हो, खराब स्थिति हो, जैसे कि चंद्रमा यहाँ पर आने के बाद में किस में चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चंद्रमा हो गए नवमांश में, तो ये खराब स्थिति हो गई, पाप ग्रह देख रहे हैं नवमांश में भी। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी उसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, बहुत ही
खराब स्वभाव की वे उसको स्त्री मिलती है, वह हमेशा मन से बहुत कठोर होती है, हृदय उसका कठोर होता है। तो यहाँ पर ये विचार उस व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। मन पर अगर पाप ग्रहों ने दृष्टि डाल दी तो मन खराब हो जाएगा। तो मन खराब हो जाएगा, सप्तम भाव का, स्त्री का मन खराब हो जाएगा। तो अर्थात वहां पर जो पत्नी मिलेगी बहुत ही क्रूर स्वभाव की मिलेगी, बहुत ही जो कठोर स्वभाव उसका रहेगा। लेकिन वहीं अगर ये जो चंद्रमा है, ये हमने जो पाप की स्थिति बता दी, और अगर यहाँ पर अब देखिए, अगर चंद्रमा, अब मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए इनको हटा देता हूँ, ये कोई भी स्थिति नहीं है, यहाँ भी चंद्रमा नहीं बैठे हुए। अब देखिए, फिर से देखिए, अगर जो चंद्रमा है, यदि चंद्रमा शुक्र के साथ होकर शुभ राशि में बैठे हो, यही चंद्रमा अगर शुक्र के साथ विराजमान हो जाए और शुभ राशि में हो, जैसे कि मानकर चलिए चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर शुक्र के साथ में विराजमान है, या फिर जो चंद्रमा है वह यहाँ पर शुक्र के साथ विराजमान है, शुक्र के साथ में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, तब भी तो यह स्थिति जो है ये अच्छी स्थिति है। शुक्र के साथ विराजमान होकर शुभ ग्रहों की इनके ऊपर दृष्टि है। मानकर चलिए गुरु यहाँ से इनको देख रहे हैं, गुरु देखते हो इनको, यहाँ से ये गुरु की इनके ऊपर दृष्टि हो, तब भी ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति है। और यदि नवमांश में देखें तो नवमांश में भी किसी शुभ नवमांश में ये बैठे हों, जैसे कि चंद्रमा या तो अपने यहाँ आकर बैठ के खुद के उसमें, या जो अपने उच्च स्थिति में आ गए यहाँ पर नवमांश में, जैसे यहाँ पर हो गए शुक्र के घर में, तो उच्च स्थिति में आ गए। तो ये सभी जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां गुरु के घर में बैठ गए हैं। तो जैसे चंद्रमा यहाँ आ गए, तब भी ये अच्छी स्थिति है नवमांश में। तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो उस व्यक्ति की जो स्त्री होगी बहुत ही दानशील होगी और बहुत ही मर्यादा में रहने वाली होगी, अपनी मर्यादाओं का निर्वहन करने वाली उस व्यक्ति को पत्नी प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम मंगल को लेकर चलते हैं कि अगर सप्तम स्थान का जो स्वामी है मंगल हो तो कब बनेगा। अगर हम वृषभ लग्न की कुंडली रखेंगे तो वृषभ लग्न की अगर कुंडली होगी तो जो सप्तम भाव के स्वामी हो जाते हैं वह कौन होंगे, मंगल होंगे। ये मैं D1 रखूंगा इसको, D1 चार्ट, और ये D9 चार्ट के रूप में इसको लूंगा। तो जैसे कि सप्तम भाव के स्वामी हो जाते हैं मंगल, तो मंगल जब सप्तमेश हो गए तो वहां पर, और अब हमको देखना होगा कि मंगल कहाँ बैठे हैं। अगर मंगल नीच हो जाते हैं तो मंगल नीच कहाँ पर होंगे, 4 नंबर। तो यहां पर मंगल अगर बैठे हो तो भी स्थिति खराब है। और अगर ये शत्रु के घर में बैठे हो तो इनका शत्रु कौन है, जैसे बुध के घर में बैठे हो, तब भी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। यहां बैठे हो, या फिर ये सूर्य के आसपास में हो, अस्त कर दिए हो सूर्य ने इनको, जैसे कि मानकर चलिए सूर्य यहां बैठ गए, सूर्य ने अस्त कर दिया मंगल को, तो अस्त की स्थिति हो। या हम जो दृष्काण कुंडली में अगर देखें तो ये जो बैठे हो दृष्काण कुंडली में शत्रु के देशकांड में बैठे हो, तो मैं इसको D3 कर देता हूं कुछ समय के लिए, D3 कर देता हूं D9 की जगह। अब D3 कर दिया और ये शत्रु के देशकांड में बैठे हो, तो शत्रु इनका जैसे बुध है तो यहाँ बैठे हो, इस तरीके की स्थिति हो। देशकांड कुंडली आप देखोगे तो वहां पर शत्रु का घर है, शनि के साथ बैठे हो। अब शनि के घर में बैठे हो, शनि का घर यहां बैठे हो, शनि के घर में मंगल D3 चार्ट में, तो वहां पर उस व्यक्ति की जो स्त्री होती है बहुत ही बुरे स्वभाव की होती है, उसका चरित्र भी अच्छा नहीं होता अगर ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन यदि हम इसके विपरीत जाएं कि मंगल कहां पर बैठा हो, मित्र के घर में बैठा हो, मित्र के घर में बैठा हो, तो देखिए यहां तो ये तो मित्र है, ये तो मित्र है बुध, ये तो मित्र रहेगा बुध। हम यहां बैठा हो सूर्य के नवमांश में, यहां पर बैठा, देखिए यहां पर ये D1 चार्ट है, यहां पर बैठा हो जो मंगल है वह यहां पर बैठा हो, अपने सूर्य मित्र है, सूर्य के घर में बैठा हो, यहां मंगल बैठा हो तो मित्र है, तो मित्र के घर में बैठा हो, उच्च होता हो, उच्च कहां पर होगा, ये उच्च होगा
मकर राशि में यहाँ पर बैठा हो, उच्च की स्थिति हो, अस्त नहीं हो, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रह इसको देखते हो, गुरु की दृष्टि हो मंगल के पास में, या अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ गुरु देखें, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ गुरु देखें, यहाँ से देखें, ऐसी स्थिति बनती हो, उच्च है तब भी यहाँ गुरु बैठकर यहाँ से देखते हो, गुरु उच्च के हो जाते हैं। तो जो ऐसी स्थिति होती है, उस व्यक्ति की जो स्थिति होती है कैसी होगी, निर्दयी तो होगी, यहां पर फिर भी उसको निर्दयी बनाएगी, निर्दयी, वह स्वयं निर्दयी होगी, और लेकिन अपने जो पति होगा, पति की आज्ञा का भी पालन करने वाली होगी, उसको प्रेम करने वाली होगी, लेकिन उसका स्वभाव निर्दयी स्वभाव का होगा, क्योंकि सप्तमेश कौन है, मंगल है, क्रूर है, इसलिए निर्दयी तो रहेगी, लेकिन उसका जो स्वभाव होगा निर्दयी होगा, लेकिन वह पति की आज्ञा का पालन करने वाली होगी, उसको प्रेम करने वाली होगी, यह स्थिति बनेगी। यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। तो और कुंडलियों का विश्लेषण अवश्य करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सप्तमेश बुध हो तब स्थिति क्या होगी। देखिए सप्तमेश बुध मैं एक ही बनाऊंगा, जैसे कि जब यहां पर हम जैसे धनु लग्न की कुंडली रखेंगे तो सप्तम पर यहां पर क्या आएगा, 9 10 11 12 1 2 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 का अर्थ हो गया मिथुन राशि, 12 लिखा होगा तो 6 आ जाएगा। तो सप्तमेश जो होंगे बुध होते हैं दोनों स्थिति में, जब बृहस्पति जो लग्नेश हो तो सप्तमेश होंगे बुध, और जब बुध क्या हो, जब बुध लग्नेश हो तो सप्तमेश होते हैं बृहस्पति, इतना ध्यान रखिए। तो जब सप्तमेश बुध हो और पाप ग्रह के साथ बैठे हो, क्या बैठे हो, पाप ग्रह के साथ बैठे हो, कुंडली में कहीं पर भी बैठ गए, जैसे कि यहां पर हमने 9 10 11, तो यहां पर हमने जो बृहस्पति को बैठा दिया बुध को बैठा दिया किसके साथ में, पाप ग्रह के साथ में। जैसे कि मानकर चलिए राहु के साथ हो, अगर राहु के साथ में है, पाप ग्रह छाया ग्रह है, या फिर मंगल के साथ में है, या फिर ये स्थिति हो, या फिर ये स्थिति क्या हो, बुध किसके साथ में हो, मंगल के साथ में, ये पाप ग्रह शनि के साथ में, कोई भी हो पाप ग्रह के साथ में हो, या फिर स्थिति ये हो कि बुध क्या होते हो, नीच के हो, तो नीच के होते हो, तो नीच के कब होंगे, जब 9 10 11 12, तो यहां पर ये नीच के भी होते हैं, जो 12वां भाव है, तो ये 12वीं राशि मीन में ये क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो नीच की स्थिति हो, आप देखते चलिए, नीच हो या फिर शत्रु के साथ में बैठे हो सप्तमेश बुध, तो ऐसी स्थिति में, या फिर यह स्थिति भी हो सकती है कि अस्त होते हो। अस्त कैसे हो, जैसे कि मानकर चलिए कि बुध है और साथ में मैं यही कर देता हूं सभी, सूर्य भी विराजमान हो जाए, तो सूर्य इनको अस्त करते हैं, सूर्य इनको अस्त करते हैं सप्तमेश को, या फिर ये अष्टम या फिर द्वादश भाव पर हो, तो या ये बुध यहां पर आ जाए या फिर यहां पर हो, या फिर बुध पाप कर्तरी में हो, बुध पाप कर्तरी में हो, सप्तम भाव पाप कर्तरी में हो, जैसे कि बुध पाप कर्तरी में आ जाए, जैसे कि बुध यहां बैठे हुए, आज यहां राहु हो, जैसे मानकर चलिए यहां बुध बैठ गए, और यहां पर शनि हो, यहां मंगल हो, तो ये पाप कर्तरी हो गया, तो बुध पाप कर्तरी में आ गए। शुभ ग्रह है वैसे बुध, लेकिन जिसके साथ बैठेंगे वैसा फल देंगे, तो यहां पर पाप कर्तरी में आ गए। तो अगर किसी भी व्यक्ति के ऐसी स्थिति बनती हो तो उनको अपनी पत्नी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जो पत्नी होती है वह कहीं ना कहीं जान तक उस व्यक्ति की लेने की स्थिति शास्त्रों में बताई गई है, कि उसको वह मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से। यहां पर यह देखना होगा कि बल कितना है, वही कि कितना ज्यादा पीड़ित है वह बुध, जो सप्तमेश से कितना ज्यादा पीड़ित है। अगर ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा क्रूर ग्रहों से की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की कोई भी दृष्टि नहीं आती है, तो वहां पर आपको निश्चित रूप से ये सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन यदि इसके विपरीत स्थिति हो, इसके विपरीत स्थिति हो कि बुध है वो अपने मित्र के घर में हो, अस्त नहीं हो, 6 8 12 में नहीं बैठे हो, साथ ही साथ जो बुध है वह कुंडली के अंतर्गत
अच्छी स्थिति में बैठे हो, शुभ कर्तरी योग में बैठे हो, तो उन स्थितियों में, जैसे कि यहाँ पर मंगल शनि है, अगर यहाँ पर चंद्रमा एक तरफ हो और दूसरी तरफ बृहस्पति हो, तब भी शुभ स्थिति है। तो कुल मिलाकर पाप कर्तरी में नहीं होने चाहिए, 8 और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए, और नीच के नहीं होने चाहिए, और जो सप्तमेश बुध है वो अस्त नहीं होने चाहिए, और शुभ स्थिति में हो, इसके विपरीत हो, जो मैंने ये स्थिति बताई है, तो वहां पर उसका विपरीत होता है। तो ऐसी पत्नी अपने पति के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने वाली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति सप्तमेश हो, अब देखिए बृहस्पति को और देख लेते हैं। अगर बृहस्पति कौन हो, सप्तमेश हो, अगर बृहस्पति सप्तमेश हो, तो ये बृहस्पति सप्तमेश कब होंगे? देखिए जब हम यहाँ पर बुध लग्नेश होंगे तो बृहस्पति सप्तमेश होंगे, तो मैं यहाँ पर 3 नंबर दे देता हूं, तो यहाँ पर 9 नंबर आ जाएगा सप्तमेश का। तो धनु राशि सप्तम में आ जाएगी, तो बृहस्पति सप्तमेश हो जाएंगे। या फिर यहाँ पर कन्या राशि हो लग्न में, तो फिर भी बृहस्पति सप्तमेश हो जाते हैं। तो सप्तमेश अगर बृहस्पति हैं, गुरु हैं, और ये बलवान हैं, अगर ये सप्तमेश हैं और ये बलवान हैं कि कर्क राशि में बैठे हों, जैसे कि यहाँ पर गुरु विराजमान हो जाए, तो गुरु कहाँ पर बैठ गए? कर्क राशि में होकर उच्च हो गए, या फिर ये मित्र के घर में, तो ये भी मित्र का घर है इनका, या ये यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2 मित्र के घर में चले जाएं, मंगल के घर में चले जाएं, मित्र ही है। या फिर ये जो केंद्र में अपने भाव में विराजमान हो जाएं, उच्च हो जाएं, स्वग्रही हो जाएं। और अगर हम नवमांश में देखें तो गोपुरांश में हो, जैसे कि यहाँ पर बृहस्पति हैं, और जैसे मानकर चलिए यहाँ बृहस्पति हैं और यहाँ पर जाकर ये बैठ जाएं, तो ऐसे ही 2-3 कुंडलियों में आप देखो तो वहां पर वर्गोत्तम बनता हो, तो गोपुरांश में माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी जब गुरु हो, स्वग्रही हो, या तो गुरु यहाँ पर विराजमान हो जाए, स्वग्रही हो गए तब भी, तो ये स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे जो जातक की जो स्त्री होती है, बहुत ही अच्छी स्त्री होती है, बहुत पतिव्रता होती है, और अच्छी उत्तम संतान को प्रदान करने वाली होती है, उसकी बहुत ही अच्छी संतान होती है, स्वयं बड़े अच्छे आचरण करने वाली होती है, दानशील होती है, धार्मिक विचारों से भरी हुई होती है, पूरे धार्मिक विचारों से ओतप्रोत रहती है, और हमेशा वह धर्म कर्म की बातों की चर्चा करती है। तो ऐसी उस व्यक्ति को पत्नी प्राप्त होती है। तो गुणवान, सर्वाधिक गुणवान पत्नी उस व्यक्ति को प्राप्त होती है अगर ये स्थिति है। तो बृहस्पति के बारे में नीच स्थिति थोड़ी कम बताई गई है, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, अगर नीच होते हैं तब उसमें परिणाम में कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर भी अन्य की अपेक्षा यहाँ पर सप्तमेश का बृहस्पति होना बहुत ही अच्छा माना जाएगा। चलिए बाकी अब देखते हैं कि अगर सप्तमेश शुक्र हो तब क्या स्थिति बनेगी। तो सप्तमेश शुक्र होने के लिए कुंडली में यहाँ पर या तो यहाँ लिखा होगा 2, या लिखा होगा यहाँ पर 7, 2 या 7, तो दोनों में हम ये देखेंगे कि अगर जो सप्तमेश है इनको ये पाप ग्रह देखते हो। अब पाप ग्रहों की दृष्टि कैसे कैसे ये आपको मैं बता चुका हूं, आप देख लीजिए। मंगल जो चौथे, 7वें और 8वें भाव को देखते हैं पूर्ण दृष्टि से, वहीं जो शनि है वह तीसरे, 7वें और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। बाकी जो राहु है ये बृहस्पति की तरह देखते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। वहीं जो शुक्र है वह 7वीं दृष्टि रहती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र पर दृष्टि हो पाप ग्रहों की, तो वहां पर आपको ये देखना होगा कि पाप ग्रहों की दृष्टि है, यह शुक्र नीच के हैं या शत्रु नवमांश में है। अगर शत्रु नवमांश में है शुक्र, शत्रु जो शुक्र के हो सकते हैं, कि कौन शत्रु हो सकते हैं शुक्र के, तो जो भी शत्रु है पंचधा मैत्री में आप शत्रु देख लीजिए कि शत्रु के घर में वैसे बृहस्पति इनके शत्रु होते हैं। शत्रु के नवमांश में चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वैसे यहाँ उच्च के हो जाएंगे जाकर, लेकिन यहाँ नहीं मानेंगे हम। जैसे कि ये जो नवमांश है वह चले जाए, मंगल के नवमांश में चले जाएं, तो शुक्र यहाँ चले जाएं। तो ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो वहां पर यह स्थिति अच्छी नहीं होती। जैसे कि यहाँ चले जाएं नवमांश में, D9 चार्ट में,
और या फिर जो षष्ठांश कुंडली होती है उसमें भी पाप स्थान में चले जाएं। अब षष्ठांश कुंडली में जब आगे आपको बताऊंगा तब उसके डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि षष्ठांश कुंडली जिनको आती है वह समझ जाएंगे कि षष्ठांश कुंडली में भी अगर उसकी स्थिति शुभ नहीं बैठती, मित्र क्षेत्री नहीं है, पाप स्थान में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति जो होगी वह शुभ नहीं होगी। तो ऐसी स्त्री जो होगी वह स्वभाव से बहुत कठोर होती है, मन उसका हमेशा गलत कार्यों की तरफ रहता है, गलत मार्ग पर चलने वाली होती है। तो बहुत ही जो पुराने विद्वान हैं उन्होंने जो बहुत ही गलत शब्द यहाँ पर कहे हैं, जिनको आप ये समझ के चलिए कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बल को अवश्य देखेंगे कि बल कितना है, कैसा बल है, तो बल के आधार पर भी विवेचन किया जाएगा। कहीं कहीं पाप ग्रह भी और शुभ ग्रह भी, ऐसा नहीं है शुभ ग्रह ही दृष्टि डालकर बैठे हुए हैं, पाप ग्रह भी दृष्टि डालकर बैठे हुए होते हैं। पाप और शुभ का हो तो वहां पर जो भी एस्ट्रोलॉजर है उसको अपना वहां पर दिमाग लगाना है कि किसका कितना फल होगा। मिश्रित फल तो मिलना है, ये तो निश्चित है। कितना मिश्रित होगा, अगर दूध में पानी मिलाएं तो कितना मिलेगा, तो ये स्थिति पर निर्भर करेगा, बल पर निर्भर करेगा। दूध अगर बिल्कुल गाढ़ा है तो उसमें हो सकता है कुछ पानी चल जाए, लेकिन अगर दूध पहले से ही बहुत ज्यादा पतला है तो वहां पर हो सकता है कि वह पानी थोड़ा भी डालो तो अब भी वह दिखे, तो वह स्थिति होती है। यहां हमने शुक्र का विवेचन कर दिया। अब हम आते हैं शनिदेव की तरफ कि अगर सप्तमेश शनि हो। अब सप्तमेश शनि किन किन स्थितियों में हो सकते हैं? जब भी सूर्य अथवा चंद्रमा लग्नेश होंगे तो शनि सप्तमेश होंगे। ध्यान रखिए, जब भी सूर्य अथवा चंद्रमा सप्तमेश लग्नेश होंगे तो शनि सप्तमेश होंगे। तो हम यहाँ पर चंद्रमा को लग्नेश कर देते हैं, तो उस स्थिति में मकर लग्न बने, मकर का सप्तमांश होगा, सप्तम भाव मकर का होगा। तो जब भी यह स्थिति बनेगी तब शनि क्या हो जाएंगे? सप्तमेश हो जाएंगे। अब देखिए, शनि अगर सप्तमेश हो, पाप ग्रहों के साथ हो, या उन पर कोई वह नीच नवमांश में हो, मानकर चलिए शनि यहां पर चले गए नवमांश कुंडली में। देखिए, इसको D9 चार्ट मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए बना रखा है और ये D1 चार्ट बना रखा है। आप देखते रहिए, ऊपर पढ़ते रहिए कि मैंने कौन सा बना रखा है। आप सभी को ये ध्यान में रखना है। बस वैसे पहले लग्न कुंडली होती है, बाद में D9 होता है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लैंक है तो मुझे यहाँ पर आसानी है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। शनि यहाँ पर नीच के हो गए, नवमांश में D9 में नीच के हो गए, जो कि सप्तमेश है, जो सप्तमेश है। और लग्न कुंडली में यही शनि, जो लग्न कुंडली है उस लग्न कुंडली में जो शनि है वह पाप ग्रह के साथ हो। मानकर जो चलिए कि जो शनि है वह पाप ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर यहाँ मान लेते हैं गुरु का घर मान लेते हैं, चलिए 12 नंबर होगा ये। तो यहाँ पर शनि मानकर चलिए मंगल के साथ विराजमान हो जाए, पाप ग्रह के साथ हो, नीच नवमांश में हो, अथवा अपनी नीच की राशि में हो, या फिर नीच की राशि यहाँ पर 1 नंबर होगा तो ये जो शनि नीच की राशि में चले जाए, या फिर पाप ग्रह के साथ हो, पाप ग्रह के साथ मैंने दिखाई दिया, या पाप ग्रह के साथ में बैठे हो और नवमांश में देखें तो नीच नवमांश में हो, या फिर शत्रु के नवमांश में हो। मानकर चलिए शत्रु इनके कौन हुए? इनके शत्रु हुए मंगल भी शत्रु हैं, सूर्य भी शत्रु है इनके, तो इनके नवमांश में चले जाएं। ऐसी स्थिति में या फिर पाप ग्रह इनको देखते हो, पाप ग्रह देखते हो, राहु देखते हो, जैसे कि D1 में राहु यहां पर हो, राहु देख रहे हैं शनि को, ठीक है, मंगल देख रहे हैं, तो पाप ग्रह देखते हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो स्त्री होती है वो क्रूर स्वभाव की होती है, बहुत ही क्रूर स्वभाव की होती है, और कुछ ना कुछ षड्यंत्र करने वाली होती है। बहुत षड्यंत्रकारी उस व्यक्ति को पत्नी प्राप्त होती है। बाहर से कुछ भी दिखाए, अंदर से बहुत ही षड्यंत्र करने वाली वैसी स्त्री होती है। तो यहां पर आपको ये नियम ध्यान में रखने चाहिए। अब यहां तक आपने ग्रहों के आधार पर भी मैंने सप्तमेश, प्रत्येक ग्रह को सप्तमेश रखकर भी आपको यहां दिखाने का प्रयास किया है, ताकि आपको जो गुण हैं उनसे संबंधित कोई भी परेशानी न आए और आप इसका अच्छे से विवेचन कर सकें। और यहाँ पर बेशक हमारी जो ये वीडियो है लंबी हो जाए, लेकिन
आपके पास में कोई भी सूत्र ऐसा छूटे नहीं जो आपको फलादेश करने में कोई परेशानी आए। अगर आपको वाकई में सच में ज्योतिष को सीखना है तो निश्चित है कि आप बेशक 1 घंटे की या उससे अधिक की जो क्लास रहे, लेकिन आप उसे पूरी क्लास को अवश्य देखोगे, जिससे कि आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके। आगे हम और बात करते हैं कि यदि जो सप्तमेश हैं, अभी हम सप्तमेश शनि को ही लेकर चले हुए हैं, अगर ये बलवान हो, अगर ये कुंडली में षडबल में बलवान हो और अगर इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ती हो या इनके साथ शुभ ग्रह बैठे हुए हो, तो उस व्यक्ति की जो पत्नी है वहां ये विपरीत हो जाएगा। उस व्यक्ति की पत्नी बहुत ही विनीत स्वभाव की होगी, मेहनती होगी, उस व्यक्ति की सहायता करने वाली होगी और उसके साथ की प्रकृति की होगी, हमेशा उसका साथ देने वाली होगी। बहुत ही जैसे कहते हैं कि कर्मठ और जुझारू प्रवृत्ति उसकी होगी। और अगर बृहस्पति की दृष्टि शनि के ऊपर हो जाए, अगर बृहस्पति की दृष्टि, अब जैसे हमने यहाँ पाप ग्रह बैठा है, इनको कुछ देर के हटा लीजिए, यहाँ पर ये नमाज भी हटा दीजिए, और यहाँ पर अगर यहाँ पर गुरु देखते हो, गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में वह जो स्त्री होगी वह ईश्वर की प्रेमी होगी, ब्राह्मणों की सेवा करने वाली होगी, बहुत ही कहते हैं कि साधु संतों की सेवा करने में अपना परम धर्म मानने वाली होगी और ज्ञानवान होगी, ज्ञान उसको बहुत ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे छाया ग्रहों की। छाया ग्रह भी अपना फल, अपना प्रभाव दिखाएंगे विशेष रूप से। तो देखिए, जैसे कि राहु अथवा केतु, अब हम राहु केतु को, क्योंकि इनकी राशि स्वयं की नहीं होती, कोल्ड के कारण, सर्दी के कारण मेरी आवाज आप तक सही नहीं पहुंच पा रही हो तो उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन देखिए, राहु और केतु अगर सप्तम में हो और उनके साथ कोई पाप ग्रह हो अथवा उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो उस जातक की स्त्री जो होती है वह, उसके जो विचार होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको कहते हैं ओछे स्वभाव की स्त्री, उसको प्राप्त होती है। यहां पर देखिए, अगर राहु, वैसे मैंने क्या बताया था आपको कि राहु और केतु अगर कोई लग्न में बैठे हो तो वहां पर वह पति के अनुसार चलने वाली होती, लेकिन हम स्वभाव की बात करेंगे तो अगर राहु लग्न में है तो केतु यहां होंगे, या फिर केतु यहां पर हैं तो फिर राहु यहां पर होंगे। अगर ये पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रह इनके साथ हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, या फिर पाप ग्रह साथ में बैठे हो, ठीक है, पाप ग्रह साथ में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये स्थिति बनती है कि उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी बहुत ही छोटे विचारों, संकीर्ण मानसिकता की होगी। और यदि ये राहु और केतु नववांश में भी क्रूर स्थिति में आ जाएं, अब देखिए यहाँ पर, अब हमने आ रहा है, ये D1 चार्ट है, यहाँ ये D1 चार्ट में मैंने लिया है। लेकिन अगर ये राहु और केतु किसमें, क्रूर नववांश, मंगल के नववांश में जाकर बैठ जाए, मानकर चलिए यहाँ पर मेष लग्न से ही हम शुरू कर देते हैं, 1 नंबर पे जाकर राहु या केतु जो भी हैं ये विराजमान हो जाए, 1 नंबर में जाकर राहु या केतु विराजमान हो जाए, 1 नंबर में राहु हो जाए, केतु हो जाए, इस तरह से, तो ये क्रूर नवमांश है, तो यहाँ क्रूर नवमांश में हो जाए। तो या सिंह राशि में, जो सिंह का नवमांश है उसमें हो जाए, सिंह जैसे कि अगर मेष की गरज, तो यहाँ पर राहु या केतु हो जाए, तो ये भी क्रूर में आते हैं, इसमें चले जाएं, क्रूर नवमांश में चले जाएं। तो ऐसी स्त्री जो होती है अपने पति पर कभी कभी विष का प्रयोग भी करने वाली होती है, कभी कभी विष का, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन यहां पर हमें देखना होगा शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर नहीं है तब ये स्थिति, लेकिन अगर शुभ ग्रह भी दृष्टि रखते हैं तो वह स्थिति भंग हो जाएगी, अपयश को देने वाली होती है और खुद भी दुखी रहने वाली होती है। कोई ना कोई उसके साथ में ऐसी स्थिति बनेगी जिसकी वजह से वह ये कार्य करने के लिए प्रेरित होगी। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, इनका बल कम हो, और तो वहां पर उसके मन में विचार तो अवश्य आएंगे लेकिन वह ये कार्य करेगी नहीं। लेकिन अगर वहां पर बहुत ही अत्याधिक पीड़ित है
तो यहाँ पर वह विष देने वाली भी होती है, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से। मानकर चलिए कोई मेडिसिन ऐसी दे दी जिससे उसको रिएक्शन हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई बीमारी लग गई, तो वह भी क्या हो गई, वह भी उसी स्थिति में आ गई, वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राहु और केतु का मैंने आपको बता दिया। अब 2-4 सूत्र और हैं जिनको हम और समझ लेते हैं। मैं आपको सामान्य रूप से बता देता हूं, आप आसानी से समझ जाएंगे कि यदि सप्तमेश किसी पाप ग्रह के साथ में बैठे हों, जैसे कि यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में सप्तमेश शुक्र हैं, या अगर ये किसी पाप ग्रह के साथ में बैठे हों, या नववांश कुंडली में देखें तो नववांश में भी ये किसी पाप ग्रह के नववांश में बैठे हों, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है, बहुत ही उसका भाग्य खराब होता है और बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की वह स्त्री होती है। कहीं ना कहीं छल करने वाली वह स्त्री उस व्यक्ति की होती है। दूसरा एक नियम और देखिए कि यदि जो सप्तमेश हैं वो 6, 8, 12 में बैठे हों और शुक्र भी निर्बल हो, तो शुक्र भी निर्बल हो, षडबल में आप देखिए ये बल तो कि शुक्र निर्बल है या नहीं है, लेकिन यदि सप्तमेश 6, 8, 12 में विराजित हो और शुक्र भी निर्बल हो, तो उस व्यक्ति की जो पत्नी है वह भी अच्छी नहीं होती है, उसका भी स्वभाव अच्छा नहीं होता है। और अगर जो सप्तमेश हैं वह भी उन पर कोई पाप ग्रह देखता है, या शुक्र है वह नीच स्थिति में हो, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, कोई शुभ ग्रह नहीं देखता हो और शुक्र क्या हो जाए, नीच भाव में चले जाए। जैसे कि यहाँ पर सप्तमेश भी, और वैसे भी मैं शुक्र की बात करने वाला हूँ, शुक्र जो चले जाए वो 6, 8, 12 में चले जाएं और निर्बल हो जाए शुक्र, शुभ ग्रहों की कोई दृष्टि ना हो, तब भी उस जातक की पत्नी बहुत ही छल करने वाली होती है, कहेगी कुछ और करेगी कुछ। और यदि जो सप्तमेश हैं उनके साथ कोई शुभ ग्रह हो और सप्तम स्थान में भी कोई शुभ ग्रह हो, या सप्तम स्थान पर या सप्तमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो वहीं विपरीत हो जाएगा, स्त्री बहुत अच्छे स्वभाव की होगी उसकी। हमको देखना है कि जो सप्तमेश हैं, अब ये नियम आप समझ लीजिए अच्छे से कि जो सप्तमेश हैं और दशमेश और शुक्र, सप्तमेश, दशमेश और शुक्र, देखिए यहां तो दोनों ही बैठेंगे, सप्तमेश और शुक्र दोनों एक ही बैठेंगे। और दशमेश को, हमको दशमेश को भी देखना होगा, दशमेश को भी, कुंडली में दशमेश और सप्तमेश और शुक्र को, 3 को देखना होगा। तो 7th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड, साथ ही वीनस अर्थात शुक्र, ये तीनों नवमांश में, अगर बल नवांश में अच्छी स्थिति में है, नवमांश में उच्च के हो जाते हैं। अगर D9 चार्ट हम बनाएं तो D9 चार्ट में अगर यही जो सप्तमेश हैं जो कि शुक्र हैं, ये कहां पर बैठ जाते हैं, मैं मीन की राशि से शुरू कर दूं तो यहां पर शुक्र बैठ गए। और जो मंगल है, यहाँ पर जो 10th हाउस का लॉर्ड है, कौन हो गया, मंगल हो गया। मंगल कहां पर बैठ जाए, अगर मंगल यहां पर बैठ जाए तो ये D1 चार्ट है, ये D9, तो ऐसी स्थिति बन जाए, शुभ नवमांश में हो, उच्च के हो, तो बलवान हो, षडबल में देखिए बलवान है या नहीं है, तो बलवान हो, तो ऐसी स्थिति हो। या फिर अगर हम देखें कि जो सप्तमेश बृहस्पति है, बृहस्पति के साथ हो, सप्तमेश किसके साथ में हो, बृहस्पति के साथ में विराजमान हो, अथवा बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ती हो, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो तब भी। या फिर जो सप्तमेश है उन पर शुक्र की और जो सूर्य है उसकी दृष्टि पड़ती हो, सप्तमेश पर शुक्र की और सूर्य की दृष्टि अगर पड़ती हो, जैसे यहाँ तो शुक्र ही है लेकिन दृष्टि पड़ती हो, जैसे यहाँ मानकर चलिए ये शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर सूर्य की दृष्टि इन पर पड़ रही है, ऐसी स्थिति बन रही है तो सूर्य की दृष्टि पड़ती हो। बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान हो, अगर बृहस्पति सप्तम भाव में है तब भी आपको देखना होगा। तो ऐसे योग वाले जो जातक होते हैं, जिनके, जो मैंने ये अभी सारे योग बताए हैं आपको, ऐसे योग वाले जो जातक हैं उनकी जो स्त्री होती है बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छे विचारों वाली होती है, पतिव्रता होती है, सभी शुभ लक्षणों से युक्त होती है और अपने घर को स्वर्ग बनाने वाली होती है, स्वर्ग का सुख उसके घर में होता है, सभी को सुख देने वाली होती है। तो यहाँ पर ये हमको देखना चाहिए, उसके रोजगार में, उसके व्यवसाय में, उसके
कर्म में भी साथ देने वाली ऐसी स्त्री कही गई है। एक और मैं आपको बता देता हूं, एक नियम और मैं आपको यहां बता देता हूं। यह नियम है उपपद कुंडली से। अब उपपद कुंडली मैंने आपको बनानी कल बताई थी। अब देखिए यहां पर अगर 12वें भाव का जो 12वां भाव है, व्यय भाव है, उसका जो स्वामी है उसको देखना होगा कहां बैठा हुआ है। मानकर चलिए यहां पर वह बैठा हो, यहां पर हम बैठा देते हैं, यहां पर गुरु यहां बैठे हुए हैं, तो 1 2 3, अब ये तीसरा भाव हो गया यहां से। अब यहीं से जितने दूर ये अपने जो 12वें भाव जो है वहां से जो उसका भावपति है वह जितनी दूर बैठा है उतने ही आगे आपको काउंट करना है। 1 2 3, तो आगे गिनिए 1 2 3, तो ये यहाँ पर ये जो है कर्क। अब हम यहाँ पर उपपद कुंडली में कर्क लगने से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, इसको मैं कहूंगा उपपद। उपपद, ये उपपद कुंडली है, ठीक है। और ये D1 चार्ट है, ठीक है। यहां से अब उपपद से दूसरे स्थान पर अगर शुभ ग्रह हो, उपपद से दूसरे स्थान पर शुभ ग्रह हो, गुरु विराजमान हो जाए या फिर यहां पर शुक्र विराजमान हो जाए, ये शुभ माने जाते हैं। चंद्रमा विराजमान हो जाए, ये शुभ है। तो शुभ ग्रह हो, चंद्रमा जो क्षीण ना हो, शुभ चंद्रमा तो हो। और हम इनको जो षड वर्ग कुंडलियों में भी देखें वहां भी इनकी स्थिति अच्छी हो, जैसे कि नववांश में शुभ स्थिति में बैठे हो, अच्छी स्थिति में बैठे हो, जो ग्रह यहाँ पर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं शुभ ग्रह। या फिर उपपद कुंडली में जो दूसरा स्थान है इस पर शुभ ग्रह देखते हो, अगर बैठे भी नहीं है तो उससे सप्तम में हो, या कैसे ही भी देख रहे हैं कि गुरु पांचवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे गुरु, और सातवें भाव को देखेंगे और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो आप उसी प्रकार से उनकी दृष्टियों के आधार पर देख सकते हो कि कैसी स्थिति है। तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है वह बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही रूपवान होती है, बहुत ही सुंदर विचारों की होती है। यहाँ पर आप ये उपपद कुंडली से भी मैंने आपको बता दिया, जो उपपद कुंडली को अच्छे से समझते हैं। जैमिनीय सूत्रों में उपपद कुंडली का विशेष महत्व है। पाराशर महर्षि पाराशर ने भी बृहद पाराशर होरा शास्त्र में उपपद कुंडली का विशेष महत्व बताया है। और निश्चित है जब इसका प्रयोग आप करोगे तो उपपद कुंडली का आपको बहुत ही ज्यादा उपयोग, सिद्ध उपयोग मिलेगा। चलिए आगे एक सूत्र और अंतिम सूत्र अगर यहां पर आपके सभी के लिए बनता है तो वे यह है कि जब भी आप सप्तम भाव से इन बातों का विचार करो तब आपको यह विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि सभी कुंडलियों में कहीं विष देने की बात आई, कहीं जान लेने की बात आई, तो ये ऐसा आवश्यक नहीं कि ऐसा हो। तो वहां पर आपको शुभ ग्रहों का देखना, जब भी ऐसी स्थिति आपको दिखे तो आपको बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए, और सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद ही किसी फलादेश को करना चाहिए। अन्यथा आपके फलादेश से हो सकता है किसी का परिवार सही चल रहा हो और वह विखंडित हो जाए। बेशक वह आपके ऊपर आएगा, लेकिन योग है इस वजह से कंडीशन बनेगी। लेकिन आपको जब विचार करो तो बहुत ही अच्छे तरीके से विचार करो, और उसको स्पष्ट रूप से ये बात बिल्कुल मत कहो, लेकिन सावधान अवश्य करो। स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं क्योंकि किसी को अगर आप बहुत ही स्पष्ट रूप से कहोगे तो उसका जीवन बड़ा सुख में चल रहा है, लेकिन उसके कारण उसके मन में एक कलेश उत्पन्न होगा। लेकिन आप उसको कुछ, इसको जो ग्रह खराब है, जो स्थिति खराब बना रहे हैं, उसको दूषित कर रहे हैं, उनको आप उनके बल को कम करने के लिए उनको कुछ शांति के उपाय भी बता सकते हो, तो उससे भी स्थिति में सुधार होगा। बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं और ये आप भरोसा रखिए उपाय भी कार्य करते हैं। जो कहते हैं कि उपाय कार्य नहीं करते, मैं उनकी बात से थोड़ा सा इस बात से उनके विचारों से को मैं कम उनका मानने वाला हूं कि उपाय कार्य नहीं करते, उपाय कार्य करते हैं। लेकिन अगर स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है तो वहां पर उपायों का प्रभाव हो सकता है कि आपको ना दिखे, और यह भी हो सकता है कि आपने कितनी श्रद्धा से, कितनी विश्वास से उपाय किया है। ऋषि मार्कंडेय के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया था, और वहां पर जो ऋषि मार्कंडेय के बारे में बताया जाता है कि जो उनकी आयु थी वह बहुत ही कम
बताई गई थी करीब 11-12 वर्ष के आसपास में, और इसलिए उनके जो पिता हैं उन्होंने उनको जो तपस्या करने के लिए भेजा कि तुम्हारी आयु बहुत, तुम अल्प आयु हो, तो उन्होंने तपस्या की। और आप सभी जानते हो कि भगवान शिव ने उनको जो दीर्घायु अर्थात चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो वही क्या है, वह क्या है, वह तपस्या क्या है, वह तपस्या ही वह उपाय है। तो ऐसा नहीं है, आप जितने मन से भगवान को, इष्ट को, अपने को प्रसन्न करोगे, क्योंकि महर्षि पाराशर ये भी कहते हैं कि कलयुग में क्या होगा, कलयुग में जितना हम कुंडली का विवेचन करेंगे हो सकता है कि वह सत्यपूर्ण रूप से ना निकले। कारण क्या है कि जो सत्युग, द्वापर, त्रेता में बहुत शुभ आपको वहां उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन वह कलयुग में परिणाम मिलना थोड़ा कठिन होगा। कारण उसका यही है क्योंकि यहां पर इष्ट की सिद्धि नहीं होती है। तो इष्ट की सिद्धि का अर्थ है कि ईश्वर को आपने आप में बिल्कुल, क्योंकि यहां पर ये ईश्वरीय कृपा होना अति आवश्यक है। अगर आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है तो ये जो बुरे प्रभाव हैं ये भी काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आज मैंने प्रयास किया है कि जो गुण और दोष हैं उससे संबंधित जितना विवेचन किया जा सकता था मैंने करने का प्रयास किया। स्वभाव की बात करते हैं, अगर आप ये सुंदरता की बात करोगे, कितनी मोटी कितनी पतली, तो वो तो परिवर्तित होता है, लेकिन स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। स्वभाव में परिवर्तन बहुत ही कम आएगा। वातावरण के आधार पर स्वभाव में परिवर्तन आए वो अलग बात है। तो लेकिन स्वभाव में परिवर्तन जो होगा वह आप के ऊपर निर्भर करेगा कैसे ला सकते हो, लेकिन जो उसका खुद का स्वभाव है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहेगा अवश्य। तो आज हमने स्वभाव की बात करी, गुण दोषों की बात करी। आशा करता हूं ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में और अपने चिर परिचितों में। और अगर यहाँ पर अपना कोई सुझाव आप देना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए, आप सभी से यहाँ मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं, और यहाँ पर हम आगे पत्नी से संबंधित रोग आदि का विचार कैसे करें कि क्या रोग हो सकता है, तो यहाँ पर हम उपपद कुंडली का भी प्रयोग करेंगे आगे। तो इसलिए रोग आदि का विचार करने में तो वह टॉपिक को भी आप जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।